बहुत ही पुराने जमाने की बात है। जमुनालाल नाम का एक सेठ था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक, चावल, गुड़, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उसे सौदा लेने के लिए आते थे। उसकी दुकान में दो लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था आनंद और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों एक ही उम्र के थे। वो लड़के गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे। वे दोनों सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत बहुत ही अच्छी तरह से पता थी। इसीलिए सेठ ने उन दोनों को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो अपनी माँ के हाथ में रख देते थे, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। दोनों लड़के बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सेठ जमुनालाल का हाथ बटाते थे। सेठ उनके काम से बहुत ही खुश था। एक रोज की बात है, दोपहर का वक्त था और बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आनंद और मोहन दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। सेठ भी दुकान पर ही मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। उन दोनों में से आनंद ज्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इस वजह से सेठ उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। आनंद दुकान के मामलों में भी बहुत ही दिलचस्पी लिया करता था। दुकान को बेहतर तरीके से चलने के लिए वो सलाह भी दिया करता था। उसकी सलाह ऐसी होती थी कि सेठ जमुनालाल बड़ी ही खुशी से उन सलाह पर अमल कर लिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसीलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊंगा। उसने अपने गले में रखी हुई अशर्फियां एक थैली में रख ली और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रौबदार आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतनी कीमती थे कि सेठ को लगने लगा ये बहुत ही अमीर आदमी है। वो अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर आनंद और मोहन भी अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि ये अमीर आदमी जरूर बहुत ही सारा सौदा खरीदेगा और इसे सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम गौहर सौदागर है, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत ही कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, आपकी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं और साथ ही साथ दाम भी बहुत ही कम होते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। ये सब मिल सकता है। अपनी तारीफ सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने उस आदमी से कहा कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा कि मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूँ। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा।
उसकी बात सुनकर सेठ जमुनालाल हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। सचमुच 6 ऊंट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए, मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीजों को लिखने लगा। आनंद और मोहन ने बड़ी ही फुर्ती से वो सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और उस सामान को गौहर सौदागर के नौकर उठा उठाकर ऊंट पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5000 अशर्फिया बन गई। गौहर सौदागर ने 1,000 अशर्फियों की 5 थैलियां निकली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली, उसे तख्त पर ढेर कर दिया और फिर मोहन को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कह दिया। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई अशर्फियों को वह गिनने लगा। अचानक मोहन जिन अशर्फियों को गिन रहा था उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया। कुछ अशर्फियां जमीन पर गिर गई। यह सब अचानक ही हो गया था। अपनी इस हरकत पर मोहन बहुत ही शर्मिंदा नजर आने लगा। आनंद उसके नजदीक खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी से अशर्फियां जमीन से उठानी शुरू कर दी और अशर्फियों को उठाकर तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ सख्ते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब आनंद उन अशर्फियों को जमीन से उठा रहा था तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फिया अपनी जेब में डाल ली थी। आनंद इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ जमुनालाल आनंद पर बड़ा ही विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन आनंद की इस हरकत से सेठ के दिल को बड़ी ही ठेस लगी। परंतु उस वक्त सेठ ने आनंद को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वो ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सेठ ने सोच लिया था जब गौहर सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब आनंद से इस बारे में पूछताछ करेगा। उसने फैसला कर लिया था कि चोरी करने के कारण वह आनंद को नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने 5 थैलियां की अशर्फी गिन ली तो सेठ ने देखा कि आनंद दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद आनंद अशर्फी को छुपाने के लिए कहीं चला गया है। एक बार फिर से सेठ को आनंद की हरकत पर बड़ा ही दुख हुआ। सेठ आनंद को बड़ा ही ईमानदार और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशर्फी की चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ जमुनालाल की दुकान का सारा सामान लगभग खाली ही हो चुका था और सामान को वहां पर मौजूद ऊंटों पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर इस मेहनत के काम में पसीना बहाकर बहुत ही थक चुके थे। सेठ ने मोहन को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वह जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। मोहन जल्दी ही वहां पर ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नजर दूर से आते हुए आनंद पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे आनंद ने एक अशर्फी चोरी की थी। आनंद की इस हरकत पर सेठ को एक बार फिर से दुख होने लगा। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। आनंद के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा ही सदमा लगा था। अचानक सेठ ने देखा कि आनंद अकेला नहीं है।
बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब लोग दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही आनंद ने सौदागर की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा कि यही है वो आदमी जिसके बारे में मैं कोतवाल साहब को बता रहा था। सिपाहियों ने गुहार सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सब देखकर सेठ जमुनालाल बेहद ही परेशान हो गया। उसने बड़े ही गुस्से से कहा, आनंद ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। आनंद ने बड़ी ही विनम्र स्वर में कहा, मलिक अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर सौदागर के चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए थे। मोहन भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से आनंद को देखा और कहने लगा, लड़के तुम मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर आनंद जरा भी नहीं घबराया, कहने लगा कि अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे, असली माल लेकर इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। सेठ ने जब ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गुहार सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल नजर आने लगा था। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियां जमीन पर घिस कर देखी और वह सब भी नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्तार से छूटने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामयाब रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊंटों से उतरवा कर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर उन सबको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशर्फियां की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सकें। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और वह कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वह एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने बड़े ही प्यार से आनंद को अपने पास बिठाया और कहने लगा, आनंद जब तुमने एक अशर्फी छुपा कर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे उस चोरी पर बड़ा ही गुस्सा आया था। ये तो मुझे अब पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। आनंद ने खुश होकर कहा कि ईश्वर का शुक्र है जो मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मोहन का हाथ लगने पर अशर्फियां जमीन पर गिरी थी तब ठन करके आवाज हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने पर ऐसी आवाज आती है, परंतु जब अशर्फी जमीन पर गिरती है उसकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है कि जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर ठक करके गिरा दिया हो। अशर्फी के गिरने पर जो आवाज आती है उसमें खनक नहीं होती, जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशर्फियां के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे शक हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशर्फी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशर्फी को जमीन में घिस कर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशर्फी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घुस को उनका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया था कि ये आदमी कोई धोखेबाज है
और आपको ठगने के इरादे से यहाँ पर आया है। ये देखकर मैं भाग भाग कर कोतवाल साहब के पास पहुँचा। उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने आनंद से कहा, आनंद, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। मोहन भी उन दोनों के पास ही खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो हैरान था और साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने आनंद से माफी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10 से 10 आने दे दिए और कहने लगा कि अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मजे करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने आनंद के बारे में पूछा। सेठ ने आनंद को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से आनंद के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वो इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। आनंद ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ जमुनालाल ने उसे दिलासा दिया। कहने लगा कि घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वो कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुँचे। वह धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद आनंद ने अपनी बात कही। आनंद की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग आनंद की तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसीलिए उसे 5 साल की सजा दे दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने आनंद से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने वजीफा दिया जाएगा, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। मैं तुम्हारे सेठ को भी ये हुक्म देता हूँ कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करें और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वह तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर आनंद को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और ये बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भाप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश तो हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसके क्या वजह है? आनंद ने जवाब दिया कि इनाम का हकदार तो मेरा दोस्त मोहन भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशरफियाँ नीचे ना गिरती तो मुझे अशरफियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशरफियाँ असली है या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो मोहन नहीं किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। आनंद की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत ही खुश हो गए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत ही अच्छी बात की है।
और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला ये है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही वजीफा मिलेगा जितना तुम्हें दिया जाएगा, और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहां से चला गया। सब लोग चले गए तो मोहन आनंद से लिपटकर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। वह सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ जमुनादास की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माई बहुत ही खुश थी और फिर सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे उनकी माँ के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ जमुनालाल भी बहुत ही खुश था। कुछ समय के बाद दोनों युवक पढ़ लिखकर बहुत ही समझदार बन गए। सेठ जमुनादास ने उन्हें बहुत ही सहयोग किया और उसी बाजार में उनको भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ जमुनादास को देख देख कर कारोबार करना तो पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वह पढ़े लिखे भी थे, इसकी वजह से उनका कारोबार 3 गुना और रात 4 गुना बढ़ने लगा। थोड़े ही समय के बाद वे धनवान बन गए।